हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस क्लास। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जो हम क्लास 9th के कंप्यूटर एप्लीकेशन की सेकंड यूनिट को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है साइबर सेफ्टी। और देखिए, जो यूनिट है साइबर सेफ्टी वाली, तो ये यूनिट जो है वो अलग अलग बुक में अलग अलग चैप्टर नंबर पे हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे जो है मैंने चैप्टर नंबर 7 मेंशन कर रखा है कि जो साइबर सेफ्टी है वो आपके चैप्टर नंबर 7 है। तो हो सकता है अलग अलग बुक में जो है अलग अलग चैप्टर नंबर पड़ा हुआ हो सकता है किसी में 6 हो, किसी में 8 हो और किसी में 5 भी हो सकता है। तो ये अलग अलग बुक पे डिपेंड करता है कि कौन सी जो है चैप्टर में उन्होंने ये दे रखी है। तो यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे एज पर द सीबीएसई सिलेबस, जो आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन का सिलेबस है, तो उसमें साइबर सेफ्टी के नाम से आपकी यूनिट दे रखी है। तो उसके सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और देखिए, यहाँ पे जो मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊंगा, तो आप जो अपने माइंड को पूरी तरीके से ओपन करके बैठिएगा, जैसे कि जो आप कुछ नया सीख पाएँ। खाली जो है रटने के मतलब से इस वीडियो को मत देखिएगा, क्योंकि अगर आप चाहते कुछ नया सीखना और डिटेल में सीखना चाहते, तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैं डिटेल में समझाऊंगा। हो सकता है आपकी बुक में जो है काफ़ी सारे टॉपिक जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा वो ना हो, लेकिन यहाँ पे जो यूनिट में पढ़ाऊंगा, अगर आप इसको अच्छे से वॉच कर लेते हैं, तो साइबर सेफ्टी के रिगार्डिंग आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जो भी टॉपिक्स होते हैं इसके अंदर, वो सारे के सारे मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में मैं यहाँ पे कवर करूँगा, तो अच्छे से वीडियो को देखिएगा, जिससे कि जो है आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएँ। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन को। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें, तो देखिए जो आजकल का टाइम है वो क्या है, इंटरनेट का टाइम है। मतलब कि देखिए, सभी लोग जो है वो इंटरनेट को यूज़ करते हैं। और जब हम इंटरनेट यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, बहुत सारी वेबसाइट पे जो है अपनी इन्फॉर्मेशन को एंटर करते हैं। मतलब अलग अलग वेबसाइट पे जो हम इन्फॉर्मेशन को एंटर करते हैं, और जो इन्फॉर्मेशन हम एंटर करते हैं वेबसाइट में, तो इस इन्फॉर्मेशन को जो है क्या कर सकते हैं, जो चोर होते हैं ऑनलाइन बैठे हुए, वो क्या कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं। मतलब कि ऑनलाइन कुछ ऐसे पीपल्स होते हैं जो कि आपके डेटा को, जो इन्फॉर्मेशन आप वेबसाइट्स पे एंटर कर रहे हो, उसको चोरी वो कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को बोला जाता है साइबर थेफ्ट। मतलब कि आप जो भी ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन एंटर कर रहे हैं, अगर उसको कोई चुरा लेता है, तो इस चीज़ को बोला जाता है साइबर थेफ्ट। अब यहाँ पे जो है साइबर थेफ्ट को मैं थोड़ा सा और डिफाइन कर दे रहा हूँ। तो साइबर थेफ्ट है क्या, देखिए, स्टीलिंग कॉन्फिडेंशियल पर्सनल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सच एज पासवर्ड, बैंक डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स। तो जो भी ऐसी डिटेल्स होती है, अगर इसको जो है कोई भी चोरी करता है ऑनलाइन, तो इसको बोला जाता है साइबर थेफ्ट। और ख़ास तौर पे जो है इस इन्फॉर्मेशन को चोरी कर रहा हो कोई, किस लिए, मिस यूज के लिए। मतलब कि जो यूज़र है जिसकी ये इन्फॉर्मेशन है, उसको हार्म पहुंचाने के लिए अगर इसको चोरी कर रहा है, तो इसको बोला जाएगा साइबर थेफ्ट। तो मुझे लग रहा है साइबर थेफ्ट का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही गया होगा कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपकी ऑनलाइन जहाँ पे भी आप एंटर करते हैं, अगर वो इन्फॉर्मेशन कोई चुरा लेता है, तो उसको हम बोलते हैं साइबर थेफ्ट। अब आते हैं हम साइबर सेफ्टी पे, जो कि आपका यूनिट का नाम है। तो साइबर सेफ्टी का देखिए एक्चुअल में मीनिंग है क्या। तो साइबर सेफ्टी के मीनिंग की बात कर लेते हैं। तो देखिए, साइबर सेफ्टी की अगर हम बात करें, तो साइबर सेफ्टी रेफर्स टू द सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ इंटरनेट टू इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड नॉट पोजिंग थ्रेट टू एनीवन एल्स इन्फॉर्मेशन। मतलब कि साइबर सेफ्टी का मतलब है सेफ और रिस्पॉन्सिबल तरीके से इंटरनेट को यूज़ करने से। मतलब कि जब आप इंटरनेट पे हैं, तो किस तरीके से जो उसको सेफली आप यूज़ कर सकें और रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज़ कर सकें, जिससे कि जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आपकी सेफ रहे। मतलब कि जो डेटा है वो आपका सेफ रहे। और साथ ही साथ साइबर सेफ्टी में जो है, देखिए, आपकी ये भी चीज़ हो जाएगी कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन को तो सेफ रखेंगे, लेकिन साथ ही में किसी और की इन्फॉर्मेशन के लिए आप खतरा ना बने। मतलब कि खुद भी सेफ रहें और दूसरों के लिए भी खतरा ना बने। तो इस तरीके से रिस्पॉन्सिबल तरीके से जब आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ों को फॉलो करके, तो इसी को बोला जाता है साइबर सेफ्टी। तो मुझे लग रहा है इस चीज़ का आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं ऑनलाइन आइडेंटिटी की। तो देखिए, ऑनलाइन आइडेंटिटी क्या होती है, जब भी हम कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ज्वाइन करते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप है, फेसबुक है, तो इस तरीके के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जब हम ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम अकाउंट क्रिएट करते हैं। और अकाउंट को क्रिएट करते टाइम हम क्या करते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो वहाँ पे एंटर करते हैं, जैसे कि नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, मोबाइल नंबर हो गया, एड्रेस हो गया। तो इस तरीके से जो ये इन्फॉर्मेशन हम एंटर करते हैं, तो जो इन्फॉर्मेशन हमने वहाँ पर एंटर करी है, ये इन्फॉर्मेशन क्या करती है, क्रिएट कर देती है हमारी ऑनलाइन आइडेंटिटी। मतलब कि इस इन्फॉर्मेशन को डाल के हमने क्या क्रिएट कर ली, अपनी ऑनलाइन आइडेंटिटी क्रिएट कर ली। इसी को जो है सोशल आइडेंटिटी भी बोला जाता है। तो इस तरीके से जो भी वेबसाइट आप यूज कर रहे हैं या एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, और वहां पे आपने अकाउंट्स बना रखे हैं, तो वो जो है आपकी एक तरीके से क्या बन रही है, आइडेंटिटी बन रही है। कैसी आइडेंटिटी बन रही है, ऑनलाइन आइडेंटिटी बन रही है। मतलब कि ऑनलाइन वर्ल्ड में क्या है, वो आपकी एक पहचान है। तो यही चीज होती है ऑनलाइन आइडेंटिटी। मुझे लग रहा है आप लोगों को ये चीज क्लियर होगी। अब हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिटी थेफ्ट। जो हमारी ऑनलाइन आइडेंटिटी होती है, उसके लिए कई सारे खतरे होते हैं। मतलब कि उसकी चोरी हो सकती है। तो हम बात करते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट की। तो ये क्या है, देखिए, ये रेफर्स करता है ऐसे एक्ट को
जिसमें कि किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को जो है चोरी किया जाता है, जैसे कि नेम हो गया, लॉगिन डिटेल हो गई, और इसके बाद में ये शो किया जाता है कि जो आइडेंटिटी है वो आपकी रियल पर्सन की है। मतलब कि किसी और पर्सन की आइडेंटिटी को चोरी करके उसको ऐसे जताना कि वही पर्सन जो है उस आइडेंटिटी को ऑनलाइन यूज़ कर रहा है। मतलब कि यूज़ कोई और कर रहा है, किसी ने जो है किसी की आइडेंटिटी को चोरी कर लिया, उसकी पर्सनल डिटेल जो है ले ली और उस पर्सनल डिटेल से जो है कुछ आइडेंटिटी बना ली और उससे जो है वो पर्सन बन के जो है वो ऑनलाइन चीज़ें कर रहा है। तो इस तरीके से इसको बोला जाता है आइडेंटिटी थेफ्ट। मतलब कि किसी और की इन्फॉर्मेशन को चोरी करना और उस इन्फॉर्मेशन को जो है गलत तरीके से यूज करना, तो ये कहलाता है आइडेंटिटी थेफ्ट। और देखिए जो आइडेंटिटी थेफ्ट होता है ये कई सारे तरीके से हो सकता है, मतलब कि मल्टीपल फॉर्म्स में हो सकता है। तो कौन कौन सी फॉर्म में हो सकता है वो उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले आइडेंटिटी थेफ्ट की अगर हम बात करें तो ये किया जाता है फाइनेंशियल गेन के लिए। मतलब कि किसी भी तरीके से जो है फाइनेंशियल नुकसान करने के लिए लोगों को ये थेफ्ट किया जाता है, जिससे कि जो इन्फॉर्मेशन पर्सन की उसको मिसयूज करके किसी भी तरीके से जो है उसको फाइनेंशियली जो है नुकसान किया जा सके, चाहे वो पैसे से हो, चाहे उसके अकाउंट से पैसे निकालना होगा, या फिर किसी और तरीके से जो है फाइनेंशियल बेनिफिट को गेन करने की कोशिश करना। तो इस तरीके से जो है ये पहले टाइप का आइडेंटिटी थेफ्ट होता है, जिसमें कि जो है किसी न किसी तरीके का फाइनेंशियल जो है रीजन वहाँ पे ऐड किया हुआ होता है। दूसरे आइडेंटिटी थेफ्ट की अगर हम बात करें तो ये होता है क्रिमिनल आइडेंटिटी थेफ्ट। मतलब कि कुछ क्रिमिनल्स होते हैं जो कि किसी की आइडेंटिटी को इसीलिए चोरी करते हैं जिससे कि उस फेक इन्फॉर्मेशन को जो है वो किसी क्राइम को कमिट करने के लिए यूज कर सकें। आप लोगों ने बहुत बार न्यूज़ में सुना भी होगा कि कोई क्राइम हुआ और उसके बाद में जांच पड़ताल निकली तो पता चला कि उसकी जो आइडेंटिटी थी वो फेक थी, मतलब कि वो किसी और की जो है डिटेल को यूज़ कर रहा था। तो इस तरीके से जो क्रिमिनल्स होते हैं वो जो है आइडेंटिटी को चोरी करते हैं क्राइम को करने के लिए। तो ये जो है दूसरे टाइप का आइडेंटिटी थेफ्ट हो गया। अब बात करते हैं थर्ड टाइप की। तो थर्ड टाइप की अगर हम बात करें तो ये हो सकता है आपका मेडिकल आइडेंटिटी थेफ्ट। मतलब कि किसी भी तरीके का मेडिकल बेनिफिट लेने के लिए जो है आइडेंटिटी थेफ्ट किया जा सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें कुछ ड्रग्स वगैरह होते हैं, कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कि नॉर्मल पर्सन को नहीं मिलती हैं। तो होता क्या है, कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिनको कि अगर ड्रग्स वो चाहिए एक्सेस करने हैं तो वो करते क्या है, ऐसे पेशेंट्स की जो है रिपोर्ट्स वगैरह को चोरी कर लेते हैं, उनकी डिटेल्स वगैरह को चोरी कर लेते हैं, जिससे कि जो है वो उन ड्रग्स वगैरह को एक्सेस कर सकें, मतलब कि उन दवाइयों को जो है एक्सेस कर सकें। तो ये मेडिकल आइडेंटिटी थेफ्ट भी हो सकता है। तो ये कॉमन टाइप के आइडेंटिटी थेफ्ट मैंने आपको बता दिए जो कि होते हैं। और इनसे बचने की अगर हम बात करें तो इनसे बचने का सबसे आसान तरीका है प्राइवेट ब्राउजिंग या फिर एनोनिमस ब्राउजिंग। तो इसको जो हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम बात करते हैं कि जब आप इंटरनेट पे होते हैं तो एक्चुअली में आपके साथ में होता क्या है। मतलब कि जब आप इंटरनेट ब्राउज कर रहे होते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि आपके साथ में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और नॉर्मली क्या क्या चीज़ें होती भी हैं आपके साथ में। तो वो सारी चीज़ें हम पहले डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद में बात करेंगे कि उनसे कैसे बचा जाए। जो जो चीज़ें ऑनलाइन आपके साथ में होती हैं तो उनसे आप कैसे बच सकते हैं, मतलब कि कैसे अपने आप को सेफ रख सकते हैं, तो उसको हम इसके बाद में डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आइडेंटिटी की जो है प्रोटेक्शन किस तरीके से कर सकते हैं जब हम इंटरनेट को यूज़ कर रहे हो। तो उससे पहले हमें ये जानना होगा कि क्या क्या चीज़ें जो है इंटरनेट पर आपके साथ में हो सकती हैं। तो देखिए, जब भी हम इंटरनेट को ब्राउज करते हैं तो इंटरनेट को हम वेरियस रीजन से जो है ब्राउज करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए या फिर जो है शॉपिंग करने के लिए। मतलब कि वैरायटी ऑफ रीजंस हो सकते हैं हमारे इंटरनेट को यूज़ करने के। और उसके साथ साथ हम करते हैं क्या है, जब भी हम इंटरनेट यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है वो इंटरनेट पे देते हैं। मतलब कि अलग अलग वेबसाइट पे जो हम अपना डेटा डालते हैं। अगर हमें शॉपिंग करनी है तो शॉपिंग वेबसाइट पे हम क्या करते हैं भाई, अपना एड्रेस डालते हैं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालते हैं, और बहुत सारे केसेस में जो हम ऑनलाइन पेमेंट भी करते हैं तो जो क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, उसकी डिटेल भी हमारी वहाँ पे सेव हो जाती है। तो इस तरीके से जो हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे देते हैं, तो ये जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं वेबसाइट्स पे, ये जो है कोई पर्सन आपकी एक्सेस कर सकता है और इसको जो है वो हार्मफुल तरीके से यूज़ कर सकता है। इस इन्फॉर्मेशन को जो है वो किस लिए कर सकता है, हैकिंग के लिए यूज़ कर सकता है, स्टॉकिंग के लिए कर सकता है, या फिर जो है आपके साथ में किसी भी तरीके का आइडेंटिटी फ्रॉड हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं जब भी आप इंटरनेट को ब्राउज कर रहे हैं। तो आइडेंटिटी फ्रॉड है क्या, वही चीज़ मैंने आपको बता दिया पहले। आइडेंटिटी फ्रॉड वही कि किसी की डिटेल को एक्सेस करके और उस डिटेल से जो है कोई भी फ्रॉड करना, मतलब कि किसी और की आइडेंटिटी चोरी करके और उस आइडेंटिटी से जो है कोई ना कोई फ्रॉड करना, तो इसी को बोला जाता है आइडेंटिटी फ्रॉड। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जब आप ऑनलाइन होते हैं तो आपके साथ में किस तरीके से फ्रॉड हो सकते हैं, मतलब कि क्या क्या चीज़ें हैं जिसके थ्रू जो है आपको विक्टिम बनाया जा सकता है। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, आप जो है किस तरीके से विक्टिम बन सकते हैं। आपके साथ में क्या हो सकती है, फिशिंग हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपके साथ में क्या हो सकती है, डंपस्टर डाइविंग हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो शोल्डर सर्फिंग हो सकती है। और अगर हम बात करें तो एम्प्लॉयमेंट स्कैम हो सकता है आपके साथ में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्री टेक्सटिंग हो सकती है, इसको सोशल इंजीनियरिंग भी बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपके साथ में ऑनलाइन हो सकती हैं। तो चलिए इन सारी चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं, जिससे कि आप समझ सकें ये एक्चुअली में हैं क्या और इनसे कैसे आप बच सकते हैं।
तो सबसे पहले बात करते हैं फ़िशिंग की। तो देखिए यहाँ पे जो है मैंने इमेज लगा रखी है, इस इमेज को देख के थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं आपकी फ़िशिंग क्या होती है। और फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पे देखिए समझा देता हूँ। फ़िशिंग देखिए है क्या, अगर हम इसको डिफ़ाइन करें तो ये क्या है, इट इज़ एन एक्ट ऑफ सेंडिंग ईमेल टू अ यूज़र मिसलीडिंग हिम टू बिलीव दैट इट इज़ फ्रॉम अ ट्रस्टेड पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि फ़िशिंग जो है एक ऐसा एक्ट है जहाँ पे कि जो है यूज़र को मेल किया जाता है और उस मेल में जो है ये चीज़ दिखाई जाती है कि जो मेल आया है वो किसी ट्रस्टेड पर्सन से है या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन से है, और उस ईमेल के थ्रू जो है यूज़र की इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की जाती है। मतलब कि कोई ना कोई ऐसा लिंक दे रखा होगा जिस पे कि क्लिक किया जाए और उसके बाद में वहाँ पे आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी जाए कि अपना जो है यूज़र नेम टाइप करो, अपना पासवर्ड टाइप करो, अपनी डिटेल टाइप करो। तो इस तरीके से जो है यूज़र की पर्सनल डिटेल निकालने की कोशिश की जाती है। मतलब कि एक तरीके से उस यूज़र को ऐसा बिलीव करा दिया जाता है कि जो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है वो एक ट्रस्टेड पर्सन है या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन से है। तो बहुत सारे केसेस में क्या होते हैं, जो यूजर्स होते हैं वो इन्फॉर्मेशन देते हैं और इस फिशिंग का शिकार हो जाते हैं। तो इस तरीके से मिसलीड करके किसी को उसकी इन्फॉर्मेशन को निकालना, यही कहलाता है फिशिंग। अब हम बात करते हैं डंपस्टर डाइविंग की। तो डंपस्टर डाइविंग की अगर हम बात करें तो डंपस्टर डाइविंग क्या है? डंपस्टर डाइविंग इज अ टेक्निक यूज टू रिट्राइव पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफ यूजर फ्रॉम डिस्कार्डेड डॉक्यूमेंट्स। मतलब कि डंपस्टर डाइविंग एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पे कि यूजर के जो डिस्कार्डेड डॉक्यूमेंट होते हैं उससे जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन को निकाला जाता है। तो इसी को बोला जाता है डंपस्टर डाइविंग। जैसे कि अगर हम बात करें, हम लोगों के घर में क्या होती है, डस्टबिन वगैरह होती है, तो बहुत सारे पेपर वर्क होते हैं जो हम फाड़ के उसमें फेंक देते हैं। और हो सकता है कई बार उसमें कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जो कि आपने ऐसे ही फाड़ के फेंक दिया, या फिर आपने ऐसे ही मोड़ के जो है उसको फेंक दिया उसमें डस्टबिन में, और फिर जो है वो कूड़े में चला जाता है। तो हो सकता है कुछ ऐसे लोगों के हाथ में वो पेपर पहुंच जाएं जो कि उसका मिसयूज़ कर सकते हैं। मतलब कि वो वहाँ से उस डिस्कार्डेड डॉक्यूमेंट से जो है आपकी इन्फॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि नेम हो गया, आपका एड्रेस हो गया, या फिर कोई और डिटेल हो गई जैसे क्रेडिट कार्ड या बिल की डिटेल है, तो ऐसी डिटेल भी वो निकाल सकते हैं और इसका मिसयूज़ कर सकते हैं। तो जब इस तरीके से जो है आपके डिस्कार्डेड डॉक्यूमेंट से इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है तो इसी को बोला जाता है डंपस्टर डाइविंग। मुझे लग रहा है आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी। अब बात करते हैं शोल्डर सर्फिंग की। तो देखिए शोल्डर सर्फिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इमेज को देख के आप आइडिया लगा सकते हैं कि शोल्डर सर्फिंग क्या होती है। तो शोल्डर सर्फिंग में क्या होता है, किसी की इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए ताक झाँक करना। मतलब कि आप लोगों ने सुना होगा कि ऐसी न्यूज़ सुनने को मिलती है कि कोई पर्सन एटीएम में पैसे निकालने गया और उसके पीछे जो है कोई पर्सन खड़ा हुआ था जिसने कि उसका पिन देख लिया और उसके बाद जो है उसने उसके एटीएम से पैसे निकाल लिए। तो जब इस टाइप की चीज़ें होती हैं इसी को बोला जाता है शोल्डर सर्फिंग। मतलब कि किसी के पीछे खड़े होके उसकी इन्फॉर्मेशन की ताक झाँक करना कि वो जो है क्या पासवर्ड डाल रहा है, क्या यूजर नेम एंटर कर रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन निकालना। मान लीजिए आप फ़ोन चला रहे हैं, कोई पीछे खड़े होकर आपके फ़ोन में ताक झाँक कर रहा है, तो वो जो है आपकी इन्फॉर्मेशन को निकाल सकता है कि आपने क्या पासवर्ड करा, क्या पैटर्न लगा रखा है आपने अपने फ़ोन का। तो इस तरीके से वो जो है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है। तो जब इस तरीके से पीछे खड़े होकर कोई ताक झाँक करके आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को निकालता है तो इसे बोला जाता है शोल्डर सर्फिंग। तो मुझे लग रहा है ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि शोल्डर सर्फिंग क्या होती है। अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट स्कैम की। तो देखिए आपके साथ जो है एम्प्लॉयमेंट स्कैम हो सकता है। आजकल खूब जो है न्यूज़ में सुनने को मिलता है कि किसी न किसी पर्सन से जॉब के नाम पे पैसे ले लिए गए। तो ये क्या है, एक तरीके का एम्प्लॉयमेंट स्कैम है। मतलब कि यहाँ पे होता क्या है कि आपको जो है जॉब की होप देके, मतलब कि आपको बोला जाता है कि आपको जॉब दिलवाई जाएगी और आपसे जो है उसके बदले में क्या लिया जाता है, कुछ अमाउंट लिया जाता है। और ये अमाउंट अलग अलग फॉर्म में लिया जा सकता है। बहुत सारे केसेस में ऐसा सुनने में आता है कि जो है सिक्योरिटी फीस के नाम पे जो है ये अमाउंट लिया जाता है कि ये सिक्योरिटी फीस है, जैसी आपकी जॉब लग जाएगी आपको वापस कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये एम्प्लॉयमेंट स्कैम आपके साथ में हो सकता है। ऑनलाइन भी आपने देखा होगा बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट ऐसे आते हैं कि जहाँ पे बोला जाता है कि आप जो है घर पे बैठे बैठे जो है 10,000 रुपये महीने कमाइए, 5,000 रुपये महीने कमाइए, 5,000 रुपये दिन के कमाइए। तो इस तरीके से बोलते हैं और कहते हैं कि इस लिंक पर क्लिक कीजिए, इस पर अपनी इन्फॉर्मेशन दीजिए, आप जो है इतना अमाउंट ट्रांसफ़र कीजिए, उसके बाद में जो है आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको जो है ये काम करना होगा और आपको जो है इतने रुपये पर डे के हिसाब से मिलने लगेंगे। तो इस तरीके से ये जो है बेवकूफ़ बनाया जाता है। मतलब कि एम्प्लॉयमेंट के नाम पे जो है आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। आपको बोला जाता है कि ये जो है आपको जॉब दिलवाएंगे, लेकिन वो एक्चुअल में जॉब नहीं दिलवाते, आपके साथ में फ्रॉड कर रहे होते हैं। एक तरीके का स्कैम होता है। और बहुत सारे केसेस में तो ऐसा भी देखने को मिला है कि वहाँ पे जो है वैकेंसी निकाली जाती है। मतलब कि पूरी तरीके से एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है और पता चलता है वो एडवर्टाइजमेंट पूरी तरीके से फेक था। बहुत सारे लोग जो हैं उसके लिए अप्लाई कर देते हैं, फॉर्म भर देते हैं और जो है ऑनलाइन पेमेंट वगैरह भी कर देते हैं और बाद में पता चलता है कि ऐसी कोई वैकेंसी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं निकाली गई है। तो इसी को बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट स्कैम। तो आपको जो है इससे सतर्क रहने की ज़रूरत है। बात करते हैं इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है सोशल इंजीनियरिंग। इसको प्री टेक्सटिंग भी बोला जाता है।
तो सोशल इंजीनियरिंग या प्री टेक्स्टिंग की अगर हम बात करें तो ये ऐसी प्रैक्टिस है जहाँ पे कि किसी पर्सन की इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की जाती है फेक नेम को यूज़ करके, मतलब कि फेक कंपनी का नेम यूज़ करके, फेक पर्सन का नेम यूज़ करके जो है उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाई जाती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा, आप लोगों के घर में आपने सुना होगा कि इस तरीके से जो है बैंक से कॉल आया था कि वो जो है केवाईसी के नाम पे जो है आपसे इन्फॉर्मेशन मांग रहे थे कि अपनी क्रेडिट कार्ड नंबर बताइए, अपना डेबिट कार्ड नंबर बताइए, अपना अकाउंट नंबर बताइए। तो इस तरीके से फेक कॉल आती हैं और उसमें यह विश्वास दिलाया जाता है कि वो बैंक से बोल रहे हैं या फिर किसी कंपनी से बोल रहे हैं या फिर किसी इंस्टीट्यूट से बोल रहे हैं, और फिर जो है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की जाती है। तो इसको ही बोला जाता है सोशल इंजीनियरिंग या फिर प्री टेक्स्टिंग, मतलब कि फेक नेम या फेक कंपनी को यूज़ करके जो है किसी की इन्फॉर्मेशन को निकालना। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि जब आप ऑनलाइन होते हैं तो जो वेबसाइट्स होती हैं वो आपको ट्रैक करती हैं, और जो वेबसाइट होती हैं बहुत सारे तरीके से आपको ट्रैक करती हैं। देखिए, जब भी आप इंटरनेट पर कुछ भी सर्च करते हो तो जो भी वेबसाइट आप यूज़ कर रहे हो वो वेबसाइट क्या करती हैं, आपकी एक्टिविटीज़ को ट्रैक करती हैं। जो भी एक्टिविटी आप ऑनलाइन कर रहे हो, वेबसाइट पे कर रहे हो, कुछ सर्च कर रहे हो, तो उन सारी एक्टिविटी को जो है वो आपकी ट्रैक किया जाता है, और इसी चीज़ को बोला जाता है ऑनलाइन ट्रैकिंग। अब हम बात करेंगे जो ऑनलाइन ट्रैकिंग होती है वो किस किस तरीके से होती है, मतलब कि जो वेबसाइट आपको ट्रैक करती हैं वो किस किस तरीके से आपको ट्रैक कर सकती हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसके लिए यूज़ करती हैं वेबसाइट ट्रैकिंग स्क्रिप्ट्स। कुछ स्क्रिप्ट्स होती हैं, और स्क्रिप्ट होती क्या है, ये एक तरीके से कह सकते हैं स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं जो कि आपकी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं, ट्रैक करते हैं कि भाई आप वेबसाइट पे क्या कर रहे हो और किस टाइप की जो है चीज़ें आप रेगुलरली सर्च करते हो, तो वो सारी चीज़ों को ये जो है ट्रैक करते रहती है। तो बेसिकली ये क्या होते हैं, एक तरीके की स्क्रिप्ट होती है, कह सकते हैं एक तरीके का प्रोग्राम होता है जो कि आपके ब्राउजर में रन हो जाता है और सारी एक्टिविटी को आपके ट्रैक करता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ वेबसाइट। तो कुछ कॉमन ट्रैकिंग स्क्रिप्ट्स की अगर हम बात करें तो गूगल एनालिटिक्स है, इसके अलावा क्वांटकास्ट है। तो ये जो है ट्रैकिंग स्क्रिप्ट है। देखिए, गूगल जो है वो आपकी पूरी तरीके से ट्रैकिंग करता है कि आप जो है क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ सर्च कर रहे हैं। लेकिन जो ट्रैकिंग होती है वो हर बार जो है गलत यूज़ के लिए नहीं होती है। बहुत बार जो वेबसाइट होती हैं वो क्या करती हैं, आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाने के लिए ट्रैक करती हैं कि आप जो किस टाइप की चीज़ें सर्च कर रहे हो, किस टाइप की चीज़ें आप करते हो ऑनलाइन, और उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाने की कोशिश करती हैं। तो इसलिए जो है ज़्यादातर वेबसाइट आपको ट्रैक करती हैं। लेकिन कुछ वेबसाइट ऐसी भी होती हैं जो कि आपका डेटा ट्रैक करने के बाद में उसका मिसयूज भी कर सकती हैं। तो इस तरीके से मैंने बता दिया कि ट्रैकिंग स्क्रिप्ट जो होती है उनका यूज़ किया जाता है आपको ट्रैक करने के लिए। अब अगर हम बात करें इसके अलावा जो वेबसाइट होती हैं वो आपको आईपी एड्रेस के थ्रू ट्रैक करती हैं। आईपी एड्रेस क्या होता है, एक यूनिक एड्रेस होता है, मतलब कि जब आप इंटरनेट पे होते हैं तो आपके कंप्यूटर का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसको बोला जाता है आईपी एड्रेस, और ये आईपी एड्रेस जो है नंबर की फॉर्म में होता है। तो इस आईपी एड्रेस से जो है आपकी लोकेशन का एक रफ आइडिया लगाया जा सकता है कि आप कहाँ से हो। जैसे कि अगर हम बात करें तो एग्जैक्ट तो पता नहीं चलेगा कि कहाँ से हैं, बट एक रफली आइडिया मिल जाएगा कि आप कौन सी सिटी से जो है इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। तो ये यूनिक एड्रेस होता है। तो वेबसाइट इसकी हेल्प से भी जो है आपको एक तरीके से क्या करती हैं, ट्रैक करती हैं। वो पता लगा लेती हैं कि आप कौन से एरिया से जो है आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके एरिया के अकॉर्डिंग जो है आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं यूट्यूब की, तो यूट्यूब को अगर आप इंडिया में एक्सेस कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि जो ऐड आते हैं वो इंडियन ऐड आते हैं। लेकिन अगर आप वहीं बात करें अमेरिका की, क्या मान लीजिए आप जो है यूएस में देख रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, आपको यूएस के ऐड देखने को मिलेंगे। और बहुत सारे केस में आपने देखा होगा कि सिटी की न्यूज़ भी आपको देखने को मिल जाती हैं। तो वो सिटी का पता कैसे चला, वो सिटी का पता जो है आईपी एड्रेस की हेल्प से ही पता चला। मतलब कि आईपी एड्रेस की हेल्प से जो है वेबसाइट ने पता कर लिया कि आप कौन सी ज्योग्राफिकल एरिया में जो है इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको ऐड दिखा दिए। तो इस तरीके से आईपी एड्रेस की हेल्प से भी क्या करा जाता है, आपको ट्रैक करा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुकीज़ की। तो कुकीज़ से भी जो है आपको ट्रैक किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पे खाने वाली कुकीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। कुकीज़ क्या होती हैं, एक तरीके की स्मॉल फाइल्स होती हैं, मतलब कि स्मॉल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन होती हैं जो कि आपके ब्राउज़र में स्टोर हो जाती हैं, और इनके जो बहुत सारे यूजेस होते हैं, ये जो है आपके ऑनलाइन साइन इन इन्फॉर्मेशन को जो है ट्रैक कर लेती हैं, मतलब कि सेव कर लेती हैं। इसके अलावा जो बहुत सारी ब्राउजिंग हिस्ट्री भी सेव करती हैं, और जो आपके लॉगिन इन्फॉर्मेशन होती है उसको जो है ये स्टोर कर लेती हैं। मतलब कि कुकीज़ जो फाइल होती हैं वो अपने पास स्टोर करके रखती हैं, जिससे कि आप नेक्स्ट टाइम जब लॉगिन करें तो उसकी रिक्वायरमेंट आपको ना पड़े। तो इस तरह की जो कुकीज़ होती हैं वो अपने पास में आपकी लॉगिन इन्फॉर्मेशन वगैरह को स्टोर करके रखती हैं। और कुकीज़ के भी टाइप होती हैं। देखिए, कुकीज़ होती हैं फर्स्ट पार्टी कुकीज़, इसके अलावा होती हैं आपकी थर्ड पार्टी कुकीज़। तो फर्स्ट पार्टी कुकीज़ जो होती हैं वो क्या करती हैं, ये स्टोर करती हैं लॉगिन आईडी, पासवर्ड, और जो भी इन्फॉर्मेशन आप जो है ऑनलाइन वेबसाइट पर एंटर करते हो तो उसको ये स्टोर करती हैं। और थर्ड पार्टी कुकीज़ की अगर हम बात करें तो ये जो है स्टोर करती हैं ब्राउजिंग हिस्ट्री को, कि भाई आप क्या क्या चीज़ें जो है ब्राउज कर रहे हैं उस सब को जो है ये स्टोर करके रखती हैं, और उसी के अकॉर्डिंग जो है फिर आपको एडवर्टाइजमेंट दिखा देती हैं।
मतलब कि ये जो है आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री को सेव करती हैं, जिससे कि जो है आपको उसी के अकॉर्डिंग जो है एडवर्टाइजमेंट दिखाए जा सकें। तो थर्ड पार्टी कुकीज जो होती हैं, इनकी वजह से आपको जो है बहुत सारे अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल सकते हैं वेब पेजेस पे, क्योंकि इनका काम मेनली यही होता है कि यूजर की एक्टिविटी को ट्रैक करना, उसको स्टोर करना और उसके हिसाब से जो है यूजर को एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले कराना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपकी सुपर कुकीज़ होती हैं, और सुपर कुकीज़ कैसी कुकीज़ होती हैं, ये एक ऐसी कुकीज़ होती हैं जो कि आप डिलीट नहीं कर सकते। मतलब कि इन कुकीज़ को अगर आप डिलीट भी कर देते हो तो ये वापस आ जाती हैं, कह सकते हो एक तरीके से परमानेंटली आपके कंप्यूटर में स्टोर हो जाती हैं, और जैसे आप वेबसाइट को ब्राउज करते हो तो वहाँ पे ये वर्क स्टार्ट कर देती हैं। तो कह सकते हैं ये जो है काफ़ी ज़्यादा डेंजरस टाइप की कुकीज़ हैं, जिसको कि आप डिसेबल भी नहीं कर सकते, आप जो है डिलीट भी नहीं कर सकते, ये परमानेंटली जो है आपकी स्टोर हो जाती हैं। तो सुपर कुकी जो होती है बेसिकली करती क्या है, ये डेटा को मल्टीपल प्लेसेस पे जो है स्टोर करके रखती हैं, जिससे कि अगर आप उसको डिलीट करें तो दोबारा से वो आ सके। तो ये काम करती हैं सुपर कुकीज़। मुझे लग रहा है आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं HTTP रेफरर की। तो देखिए, जब भी आप किसी लिंक पे क्लिक करते हैं तो जो आपका ब्राउज़र होता है वो क्या करता है, उस पेज को लोड करता है जो कि उस लिंक से कनेक्टेड होता है, और साथ ही साथ करता क्या है, जो पेज कनेक्टेड है या जो वेबसाइट कनेक्टेड है उस लिंक से, उसको ये जो है इन्फॉर्मेशन बताता है कि आप जो है कहाँ से आए हैं, मतलब कौन सी वेबसाइट से जो है आप उस लिंक पे जा रहे हो, उस वेबसाइट पे जा रहे हो। और साथ साथ ये इन्फॉर्मेशन और भी दे सकता है। कैसी इन्फॉर्मेशन दे सकता है, ये बता सकता है कि आपका IP एड्रेस क्या है, आपकी लोकेशन क्या है, या फिर जो है आप कौन सा वेब ब्राउज़र ओपन कर रहे हो, या कौन सी मशीन आप यूज़ कर रहे हो, मतलब कि डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हो, लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, मैक का यूज़ कर रहे हो, या फिर विंडोज़ यूज़ कर रहे हो। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन भी ये दे सकता है। तो इसी चीज़ को बोला जाता है HTTP रेफरर। अब हम बात करते हैं यूज़र एजेंट की। तो देखिए, जो आपका वेब ब्राउज़र होता है वो क्या करता है, यूज़र एजेंट को सेंड करता है जब भी आप किसी भी वेबसाइट से कनेक्ट होते हैं। मतलब कि एक यूज़र एजेंट को जो है सेंड करता है वेबसाइट को, जो भी वेबसाइट से आप कनेक्ट होने वाले हैं। देखिए यहाँ पे पिक्चर से समझ सकते हैं आप, जैसे कि मान लीजिए आप गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हैं, तो गूगल क्रोम पे जैसे ही आप कोई वेबसाइट टाइप करेंगे तो क्या करेगा गूगल क्रोम, एक यूज़र एजेंट को जो है सेंड करेगा वेबसाइट के लिए। तो ये यूज़र एजेंट जो होता है वो क्या करता है, ये काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी कंटेन करके रखता है, और ये इन्फॉर्मेशन जो है उस वेबसाइट को ये दे सकता है। जैसे कि आपके ब्राउज़र के बारे में, भाई ब्राउज़र आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, या इसके अलावा और भी इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड कर सकता है। और जो इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड कर रहा है उस इन्फॉर्मेशन को जो है आपको ऐड दिखाने के लिए यूज़ किया जा सकता है। मतलब कि उस इन्फॉर्मेशन से आपको ट्रैक किया जा सकता है, और उसकी हेल्प से जो है आपको ऐड भी डिस्प्ले कराए जा सकते हैं। कई सारे केसेस में जो इन्फॉर्मेशन इसने दी है उसका मिसयूज़ भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन होती हैं, मतलब कि इतनी सारी ट्रैकिंग हमारी ऑनलाइन होती है जब हम वेबसाइट को ब्राउज करते हैं, तो इनसे कैसे बचें। तो इनसे बचने की अगर हम बात करें तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है प्राइवेट ब्राउजिंग, या फिर हम कह सकते हैं एनोनिमस ब्राउजिंग। तो ये दो तरीके हैं जिनसे कि आप इन सारी ट्रैकिंग से बच सकते हैं। तो चलिए इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले हम बात करते हैं एनोनिमस ब्राउजिंग। तो देखिए, एनोनिमस वर्ड का मतलब होता है बिना आइडेंटिटी के, मतलब कि अपनी पहचान को इंटरनेट पर नहीं बताना, तो उसको बोला जाता है एनोनिमस। तो एनोनिमस ब्राउजिंग की अगर हम बात करें तो ये आप कर सकते हैं एनोनिमस ब्राउजर्स की हेल्प से। बहुत सारे जो है एनोनिमस ब्राउजर आते हैं, जिनमें से कि एक है टॉर। टॉर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो बता दे रहा हूँ। टॉर के नाम से एक ब्राउज़र आता है जिसका यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, एनोनिमसली ब्राउजिंग कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है उसको रिवील नहीं किया जाता है, जैसे कि आपका IP एड्रेस हो गया, मशीन का टाइप हो गया, लोकेशन हो गया। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दूसरी वेबसाइट को पता नहीं चलती। जिस वेबसाइट को भी आप ब्राउज करेंगे उसे ये इन्फॉर्मेशन पता नहीं चलेगी, मतलब कि वो आपको ट्रैक नहीं कर पाएगी। तो इस तरीके से जो आप क्या कर सकते हैं, वेबसाइट को एनोनिमसली ब्राउज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दूसरा टाइप होता है जिसको कि बोला जाता है प्राइवेट ब्राउजिंग। तो प्राइवेट ब्राउजिंग करके भी क्या कर सकते हैं, आप अपनी आइडेंटिटी को छुपा सकते हैं, मतलब कि जो ट्रैकिंग है उससे बच सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं प्राइवेट ब्राउजिंग की। तो प्राइवेट ब्राउजिंग जो है वो आप किस तरीके से कर सकते हैं। प्राइवेट ब्राउजिंग जो है आप किसी भी ब्राउज़र को इनकॉग्निटो मोड में ओपन करके कर सकते हैं। इसके अलावा प्रॉक्सी का यूज़ करके कर सकते हैं, या फिर जो आप VPN का यूज़ करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होती है, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपकी कुकीज़ वगैरह पे स्टोर नहीं होती है, मतलब कि जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होती है वो ट्रैक नहीं होती है। तो एक तरीके से जो आपकी ब्राउजिंग होती है वो क्या रहती है, प्राइवेट रहती है। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपकी प्राइवेट रहती है, इसीलिए इसको बोला जाता है प्राइवेट ब्राउजिंग।
तो बात करते हैं प्राइवेट ब्राउजिंग के टाइप की। तो मैंने आपको बता ही दिया कि आप जो है इनकॉग्निटो ब्राउजिंग कर सकते हैं, प्रॉक्सी का यूज़ करके कर सकते हैं, इसके अलावा VPN का यूज़ करके भी कर सकते हैं। तो इन तीनों को 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। इनकॉग्निटो ब्राउजिंग की अगर हम बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ब्राउज़र में जो है इनकॉग्निटो मोड दे रखा होता है। अगर मैं बात करूँ गूगल क्रोम की, तो गूगल क्रोम में भी आपका इनकॉग्निटो मोड होता है। अगर आप उसको ओपन करके जो है ब्राउजिंग करेंगे तो क्या होगी, जो आपकी ट्रैकिंग होगी वो नहीं होगी। देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो है मैंने गूगल क्रोम को ओपन कर लिया है। तो इनकॉग्निटो मोड को यूज़ करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो 3 डॉट के साइन आ रहा है यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ जाएगा न्यू इनकॉग्निटो विंडो, इस पे आप क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से इन्फॉर्मेशन आ रही है और यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्रोम जो है वो आपके इन इन्फॉर्मेशन को जो है सेव नहीं करेगा। यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं योर ब्राउजिंग हिस्ट्री, कुकीज एंड साइट डेटा एंड इन्फॉर्मेशन एंटर इन फॉर्म्स, मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी ट्रैक नहीं की जाएगी। अब जो आप क्या है प्राइवेट है एक तरीके से। तो इस तरीके से जो आप इनकॉग्निटो मोड का यूज़ करके प्राइवेट ब्राउजिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप यूज़ कर सकते हैं प्राइवेट ब्राउजर्स का, या फिर जो सर्च इंजन्स होते हैं प्राइवेट उनका भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि डकडकगो। डकडकगो जो है वो एक ऐसा सर्च इंजन है जो कि आपको प्राइवेटली ब्राउजिंग कराता है। इसमें जो है कोई भी वेबसाइट आपको ट्रैक नहीं कर पाती है, मतलब कि डकडकगो की हेल्प से अगर आप किसी वेबसाइट को सर्च करते हैं तो वहाँ पे आपकी ट्रैकिंग नहीं होती है। तो इस तरीके से इनकॉग्निटो ब्राउजिंग का यूज़ करके भी आप ट्रैकिंग से बच सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं प्रॉक्सी की। तो देखिए प्रॉक्सी का यूज़ करके भी क्या कर सकते हैं, आप प्राइवेट ब्राउजिंग कर सकते हैं। तो देखिए प्रॉक्सी होती क्या है, प्रॉक्सी जो है एक तरीके से क्या करती है, मिडिल मैन की तरह वर्क करती है। मतलब कि जो आपके कंप्यूटर का कम्युनिकेशन होता है वो वेबसाइट से डायरेक्टली नहीं होता है, यहाँ पे जो है आपका बीच में प्रॉक्सी सर्वर हो जाता है जो कि आपका कम्युनिकेशन वेबसाइट से करवाता है। तो जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, उस मिडिल मैन की जाती है, मतलब मिडिल में जो सर्वर होगा उस सर्वर की जाती है, आपके कंप्यूटर की नहीं जाती है। देखिए इसको और क्लियर करता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए इस इमेज से समझिए, मान लीजिए आपको जो है इंटरनेट पर कनेक्ट होना है तो आप डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होंगे, आपकी रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, इस सर्वर के पास में जाएगी। मतलब कि जो सर्वर होगा बीच में प्रॉक्सी सर्वर, उसके पास जाएगी और फिर जो है वो कनेक्ट होगा इंटरनेट से। और जो भी वेबसाइट आप ओपन करने की कोशिश करेंगे वो पहले प्रॉक्सी सर्वर के पास आएगी और प्रॉक्सी सर्वर जो है वो आपको देगा। तो इस तरीके से इंटरनेट पे किसकी इन्फॉर्मेशन जा रही है, इस प्रॉक्सी सर्वर की। आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी, आपकी इन्फॉर्मेशन जो होगी वो क्या रहेगी, हिडन रहेगी। तो एक तरीके से मिडिलमैन का काम कर रहा है। जो वेबसाइट आपको ओपन करनी होगी वो क्या होगी, प्रॉक्सी सर्वर की हेल्प से ओपन होगी। तो इसी को बोला जाता है प्रॉक्सी। मुझे लग रहा है आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, जो कि है VPN। VPN की फुल फॉर्म होती है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो देखिए VPN जो है एक मेथड है पब्लिक और प्राइवेट नेटवर्क पे सिक्योरिटी और प्राइवेसी को ऐड करने का। मतलब कि जो आपका पब्लिक है प्राइवेट नेटवर्क है उस पे जो है आप क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटी या फिर प्राइवेसी को ऐड कर सकते हैं VPN की हेल्प से। तो जो VPN है वो करता क्या है, एक तरीके से वर्चुअल नेटवर्क को क्रिएट कर देता है जो कि एक्चुअल में नहीं होता है। मतलब कि जब आप इंटरनेट पर कनेक्टेड होते हैं तो ये क्या करता है, आपकी रियल आइडेंटिटी को नहीं शो करता, एक तरीके से वर्चुअल नेटवर्क की आइडेंटिटी शो करता है। तो वर्चुअल जो है आइडेंटिटी आपकी क्रिएट हो जाती है, वहाँ पे जो है आपका IP एड्रेस भी चेंज हो जाता है, आपकी लोकेशन भी चेंज हो जाती है। तो इस तरीके से जो रियल इन्फॉर्मेशन होती है वो वेबसाइट को नहीं मिल पाती है। मान लीजिए आप इंडिया से एक्सेस कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि जो वेबसाइट आप यूज़ कर रहे हैं उसको पता ना चले कि आप इंडिया से हैं या आपका IP एड्रेस क्या है। तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे, VPN का यूज़ कर लेंगे। और VPN में क्या होगा, आपको एक वर्चुअल नेटवर्क में कनेक्ट कर दिया जाएगा जहाँ पे कि जो नेटवर्क होगा वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता होगा, वो क्या होगा, एक तरीके से फेक होगा। तो जो आइडेंटिटी मिलेगी वो आपको कहीं और की मिल जाएगी। मतलब कि आप इंडिया के हैं तो हो सकता है आपका जो IP एड्रेस शो हो वो कैसा हो, वो US का शो हो। मतलब कि आपको जो आइडेंटिटी मिल जाए ऑनलाइन वो US की मिल जाए, US के वर्चुअल नेटवर्क से आप कनेक्ट हो जाएं। तो जो वेबसाइट होगी उसे ये लगेगा कि आप US से हैं। तो इस तरीके से जो है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या करता है, आपको सिक्योरिटी और प्राइवेसी प्रोवाइड करता है। तो मुझे लग रहा है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम कि किस तरीके से जब हम ऑनलाइन होते हैं तो अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि जब हम ऑनलाइन इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो हमारी ऑनलाइन आइडेंटिटी होती है या जो हमारा डेटा होता है उसको हम किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए आजकल के टाइम में जो हम काफ़ी सारी सोशल मीडिया वेबसाइट्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। तो इस टाइप की वेबसाइट हम यूज़ करते हैं और यहाँ पे जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है तो वो जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो एक्सेस कर सकते हैं। मतलब जो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इन वेबसाइट पे है तो इनके थ्रू जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो हमारी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि किस तरीके से हम अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मतलब जो हमारी ऑनलाइन आइडेंटिटी है उसको हम किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो इसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जो हम ऑनलाइन एक्टिविटीज़ करते हैं, जो भी ऑनलाइन डेटा की शेयरिंग करते हैं उसको हम क्या कर लें, लिमिट कर लें। मतलब कि क्या चीज़ शेयर करनी है क्या नहीं करनी है, इस चीज़ को हम लिमिट कर लें। तो चलिए बात करते हैं इस चीज़ को किस तरीके से हम लिमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें हैं जिनको कि आप फॉलो कर सकते हैं, तो मैं बता देता हूँ।
पहले अगर हम बात करें तो आप क्या कर सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को। कहाँ से? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हैं या जो प्रोफाइल्स हैं आपके सोशल मीडिया, चाहे इंस्टाग्राम हो गया चाहे फेसबुक हो गया, तो वहाँ से जो आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को रिमूव कर दीजिए। जो भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, एड्रेस है, इस टाइप की इन्फॉर्मेशन को रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डाल देते हैं और वो इन्फॉर्मेशन जो है सभी को विजिबल होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी वहाँ से उस इन्फॉर्मेशन को निकाल सकता है। तो इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है पर्सनल आपकी, उसको रिमूव कर दीजिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्राइवेसी को चेक कीजिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। जो प्राइवेसी सेटिंग्स होती हैं उनको चेक कीजिए कि भाई प्राइवेसी सेटिंग क्या है, कौन आपको रिक्वेस्ट भेज सके, कौन आपकी पोस्ट को देख सके। तो इस तरीके से आप प्राइवेसी को चेक कर सकते हैं। तो प्राइवेसी सेटिंग को जो है मैनेज करके रखिए, जिससे कि जो है कोई भी आपका डेटा चोरी ना कर सके। इसके अलावा जो आपका फ़ोन होता है उसकी प्राइवेसी सेटिंग को भी आप चेक कीजिए, कि मतलब कि ऐसा ना हो कि कोई भी आपके फ़ोन को ईजिली एक्सेस कर पाए। उस पर कोड लगा हुआ होना चाहिए, मतलब कि कोई ना कोई पासवर्ड लगा हुआ होना चाहिए। और जो इंपॉर्टेंट फाइल हैं उनको भी आप फ़ोन में प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, कि किसी को अगर आप फ़ोन देते हैं तो कोई भी उसको ईजिली एक्सेस ना कर पाए। तो इस तरीके से ये भी आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ईमेल्स को भी जो है मॉनिटर कीजिए, क्योंकि ईमेल जो है फिशिंग से रिलेटेड ज़्यादा होते हैं। तो फिशिंग वाले ईमेल्स अगर आपको लग रहे हैं तो उनको डिलीट कर दीजिए। तो इस तरीके से जो आपको ईमेल को भी मॉनिटर करना होगा। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे कि आप अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी तरीके हैं जो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि इसके अलावा अगर हम बात करें तो कीप योर कम्युनिकेशन नेटवर्क सिक्योर, मतलब जो भी कम्युनिकेशन नेटवर्क है उसको सिक्योर रखिए। मान लीजिए अगर आप घर का वाईफाई यूज़ कर रहे हैं तो अपने वाईफाई पे जो है पासवर्ड लगा के रखिए, जिससे कि कोई भी उसमें कनेक्ट ना हो पाए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जब भी आप वेबसाइट को विजिट करते हैं तो वहाँ पे चेक कीजिए कि HTTPS लगा हुआ है या नहीं है। देखिए अगर खाली HTTP आ रहा है तो इसका मतलब वो वेबसाइट जो है सिक्योर नहीं है। तो एस का साइन जरूर देखिए। अगर एस का साइन नहीं आ रहा है तो वहाँ पे देखिए लॉक का साइन आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके अलावा जो भी चीज़ आप पोस्ट करते हैं उसको मॉनिटर कीजिए कि आप क्या पोस्ट कर रहे हैं, क्या इन्फॉर्मेशन आपकी जा रही है ऑनलाइन। तो उसको भी आप जो है मॉनिटर करते रहिए, कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी ऑनलाइन ना चली जाए। इसके अलावा जो आपने कंप्यूटर और स्मार्टफोन को क्या रखिए, प्रोटेक्ट करके रखिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड से। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको आप रखिए अप टू डेट रखिए, मतलब जो भी अपडेट आते हैं उनको इंस्टॉल करके रखिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप यूज़ कर सकते हैं 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मतलब जो भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट है या फिर कुछ ऐसे अकाउंट हैं जिसपे कि आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, तो उसमें जो आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल करके रखिए। इसमें होता क्या है, अगर किसी को आपका पासवर्ड भी पता चल जाता है तो उस केस में भी जो है वो आपके अकाउंट में लॉगिन नहीं कर सकता। इसमें क्या होता है, वेरिफिकेशन चाहिए होता है, मतलब कि आपके पास में एक OTP आएगा, अगर आप उसको वेरीफाई करेंगे तभी जो है आपका अकाउंट लॉगिन होगा। तो इसी को बोला जाता है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इसके अलावा जो है जो पब्लिक वाईफाई होते हैं उससे जो है आप दूर रहिए, क्योंकि पब्लिक वाईफाई में क्या हो सकता है, हैकर्स हो सकते हैं जो कि आपकी इन्फॉर्मेशन को चोरी कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप क्या करें, अपने ऑनलाइन अकाउंट को जो है पासवर्ड से प्रोटेक्ट करके रखें, और साथ साथ जो है ऐसे पासवर्ड बनाएं जो कि स्ट्रांग हो। बच्चे क्या करते हैं, बहुत कॉमन से पासवर्ड बना लेते हैं, अपने नेम का पासवर्ड बना लिया, मोबाइल नंबर का पासवर्ड बना लिया, या फिर जो है नेम के साथ में 1 2 3 टाइप कर दिया। तो इस तरीके का पासवर्ड ना बनाएं, स्ट्रांग पासवर्ड बनाएं। अभी देखिए मैं आपको बताऊंगा अभी कि किस तरीके से आप स्ट्रांग पासवर्ड बना सकते हैं, क्योंकि जो कॉमन पासवर्ड होते हैं बहुत ईजिली गैस हो जाते हैं। तो इसलिए जो पासवर्ड हो वो स्ट्रांग होने चाहिए। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं पासवर्ड एक्चुअली में होता क्या है। तो पासवर्ड के बारे में सभी को पता होगा। देखिए पासवर्ड क्या है, एक तरीके की है जो कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। मतलब कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए क्या है, ये की है। अगर इस की को डालोगे तो जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है आपकी उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि जब भी हम घर से बाहर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, घर पर लॉक लगा देते हैं। तो जो की होती है उससे ही क्या होता है, हमारा घर का लॉक खुलता है। तो इस तरीके से जो ऑनलाइन अकाउंट होते हैं उनको सिक्योर रखने के लिए क्या होता है, पासवर्ड। जैसे आप पासवर्ड टाइप करते हैं आप अपने अकाउंट में लॉगिन कर जाते हैं। तो पासवर्ड जो है वो एक तरीके से गार्ड का काम करता है, मतलब कि जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको जो है ये प्रोटेक्ट करके रखता है, जिससे कि कोई भी उसको एक्सेस ना कर सके। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि पासवर्ड को आपको स्ट्रांग बनाना चाहिए, तो क्या स्टेप्स हैं स्ट्रांग पासवर्ड को बनाने के लिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए आप जब भी पासवर्ड बनाएं तो ये चीज़ श्योर कर लीजिए कि जो आप पासवर्ड बना रहे हैं वो कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। 8 कैरेक्टर में आपके कुछ भी हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, सिंबल्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं। देखिए बहुत सारी वेबसाइट पे जब आप पासवर्ड बनाते हैं तो वो रिकमेंड भी करती हैं कि कम से कम जो है 8 कैरेक्टर का पासवर्ड आप लोग बनाइए।
इसके अलावा अगर हम बात करें तो जब भी आप पासवर्ड बनाएं तो कॉम्बिनेशन को यूज कीजिए, कैसे, अपर और लोअर केस के लेटर्स का। मतलब कि अगर आप अल्फ़ाबेट यूज कर रहे हैं अपने पासवर्ड में तो वहाँ अल्फ़ाबेट में जो है स्मॉल केस में भी रखिए और कैपिटल केस में भी रखिए। तो इस तरीके से जो पासवर्ड बनेगा वो क्या बनेगा, आपका स्ट्रॉन्ग बनेगा। और इसके अलावा अपने पासवर्ड में जो है नंबर को भी ऐड कीजिए और साथ ही साथ कोई ना कोई स्पेशल कैरेक्टर भी ऐड कीजिए। मतलब कि ऐसा पासवर्ड बनाइए जहाँ पे कि अल्फ़ाबेट हो और अल्फ़ाबेट में भी स्मॉल और कैपिटल दोनों होने चाहिए। इसके अलावा नंबर भी हो पासवर्ड में और क्या होना चाहिए, कोई ना कोई स्पेशल कैरेक्टर भी हो। तो इस तरीके से जो पासवर्ड आप बनाएंगे वो क्या बनेगा, स्ट्रांग बनेगा। ऐसे पासवर्ड को ईजिली ब्रेक नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पासवर्ड को बनाते टाइम क्या रहिए, क्रिएटिव रहिए। देखिए बच्चे क्या करते हैं, वो घिसा पिटा पासवर्ड रख लेते हैं, अपना नेम रख लिया, अपने पापा का नेम रख लिया या मोबाइल नंबर रख लिया। तो इस टाइप के पासवर्ड मत रखिए। पासवर्ड जो है थोड़ा सा क्रिएटिव रखिए जिससे कि कोई भी जो है उसको ईजिली गैस ना कर पाए। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में मैंने यहाँ पे बता भी रखा है कि कभी भी जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन को अपने पासवर्ड में मत रखिए, जैसे कि नेम हो गया, बर्थडे हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, मोबाइल नंबर हो गया या पासपोर्ट नंबर हो गया। तो इस टाइप की चीज़ें जो है वो पासवर्ड में मत रखिए, क्योंकि इस टाइप के जो पासवर्ड होते हैं बहुत ही ईजिली गैस हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं तो जो पासवर्ड है आपका उसको कभी भी कंप्यूटर पे या फिर मोबाइल फ़ोन में स्टोर करके मत रखिए, क्योंकि मान लीजिए अगर किसी के पास में कंप्यूटर का एक्सेस चला गया तो उसे आपका पासवर्ड भी पता चल जाएगा, या मोबाइल का एक्सेस चला गया तो उसको मोबाइल का भी पासवर्ड आपका पता चल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो हमेशा डिसेलेक्ट कीजिए कौन सा ऑप्शन, कीप मी साइन इन या फिर रिमेंबर मी। ये जो ऑप्शंस होते हैं इनको हमेशा डिसेलेक्ट कर दीजिए। देखिए जब भी आप किसी अकाउंट में साइन इन करते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ आता है कीप मी साइन इन या फिर रिमेंबर मी। मतलब कि जो पासवर्ड होता है उसको वो सेव करने के लिए बोलता है, तो हमेशा उसको डिसेलेक्ट कीजिए। क्योंकि अगर आप ऐसा कर देंगे, सेलेक्ट कर देंगे, मतलब कि जो रिमेंबर मी का ऑप्शन है या कीप मी साइन इन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दिया आपने, तो क्या होगा, जो पासवर्ड होगा वो उस वेबसाइट पर सेव हो जाएगा, मतलब कि आपके ब्राउजर में सेव हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, और स्पेशली तब आपको ध्यान रखना है जब आप किसी और के कंप्यूटर पे यूज़ कर रहे हो, मतलब कि आपका खुद का कंप्यूटर ना हो, तो उस केस में तो आपको इसको डिसेलेक्ट करना ही है। इसके अलावा जब भी आप ब्राउजिंग करते हैं तो उसके बाद में जो है ब्राउजिंग हिस्ट्री को क्या कर दीजिए, क्लियर कर दीजिए। मतलब जो भी आपका डेटा होता है, मैंने आपको बताया कुकीज़ में सेव हो जाता है, तो हमेशा क्या कीजिए, ब्राउजिंग हिस्ट्री को अपनी क्लियर कर दीजिए, जिससे कि जो भी इन्फॉर्मेशन अगर वो सेव भी हुई है तो वो डिलीट हो जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जब भी आप ब्राउजिंग करते हैं तो ये चीज़ इंश्योर कर लीजिए कि जिन वेबसाइट को आप यूज़ कर रहे हैं वो जेन्यून है और सिक्योर है। मतलब कि वहाँ पे HTTPS का साइन आ रहा हो या फिर लॉक का साइन आ रहा हो, और वो वेबसाइट जेन्यून होनी चाहिए। अगर आप अनसिक्योर वेबसाइट को यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आपके डिटेल लीक होने के चांसेस रहते हैं। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप अपने एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है अपने ऑनलाइन डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर जो आपकी ऑनलाइन आइडेंटिटी है उसको आप किस तरीके से सिक्योर रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि जो पासवर्ड होते हैं उनको किस तरीके से ब्रेक किया जाता है, मतलब कि क्या क्या टेक्निक्स होती हैं जिनकी हेल्प से आपके पासवर्ड को ब्रेक किया जा सकता है। तो उन टेक्निक्स को हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट जो पासवर्ड ब्रेक करने की टेक्निक्स होती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि मैंने चाहा था वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए और आप लोग जो है बोर हो जाएं। तो नेक्स्ट वीडियो को जो हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।